नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में इसके साथ में हम बात करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा या जो वोल्टता है उसका मापन किन उपकरणों के द्वारा किया जाता है। साथ में हम बात करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके लाभ क्या है, हानियां क्या क्या हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो पहला चैप्टर है वहां से कंटिन्यू सभी टॉपिक्स के वीडियोज हमने तैयार किए हैं और अब हम 7th चैप्टर में चल रहे हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है इसमें हम आज पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। वर्ग माध्य मूल मान इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट मीन वैल्यू। स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। तो स्क्वायर मीन रूट वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको हम शॉर्ट में आरएमएस से पुट करेंगे। तो ये जो धारा है IRMS, इसका मतलब है ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को इंगित करता है। IRMS का मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर? देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो है तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा, और उस तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का हम पहले वर्ग करेंगे, फिर माध्य लेंगे और अंत में हम उसका वर्गमूल कर देंगे। तब जो धारा प्राप्त होती है उसको हम वर्ग माध्य मूल मान कहेंगे। उस धारा का क्या कहा जाएगा? वर्ग माध्य मूल मान कहा जाएगा। तो इसके डेफिनेशन क्या है? IRMS की डेफिनेशन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का वर्ग करके माध्य लेकर उसका यदि हम वर्गमूल कर दें तो उस प्राप्त जो धारा होती है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। क्लियर? मैं यहां पर डेफिनेशन पुट कर देता हूं। देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का वर्ग करके पहले हम क्या करेंगे? वर्ग करके माध्य लेकर, वर्ग कर लिया, माध्य ले लिया, वर्गमूल करने पर प्राप्त मान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। क्लियर? देखिए, जो वर्ग माध्य मूल मान है उसको हम IRMS से लिखेंगे, स्क्वायर मीन रूट। स्क्वायर मीन रूट ये है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो हम क्या करेंगे? पहले ये है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा, इसका वर्ग कर देंगे, फिर माध्य ले लेंगे, फिर अंडर रूट कर देंगे। देखिए ये वर्ग, ये हमने 2 लगाया, इसका मतलब ये वर्ग कर रहे हैं,
फिर ये ऊपर ये लाइन खींच दी, इसका मतलब माध्य ले लिया हमने, औसत ले लिया इसका, फिर अनडूड कर देंगे तो वर्ग करके माध्य लेंगे, फिर अंत में क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो उस जो वैल्यू है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान कहेंगे। क्लियर। अब इसका मान हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। हम ये जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक जो मान होता है वो Im sin ओमेगा टी होता है, और उसकी सहायता से ही हम IRMS की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इससे में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान का मतलब है किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती धारा का मान। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वह है I बराबर Im sin ओमेगा टी, I बराबर Im sin ओमेगा टी, और Im sin ओमेगा टी ये प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होता है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमें क्या करना है, पहले इसका वर्ग करना है, तो हम इसका पहले कर देते हैं वर्ग कर देंगे तो Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमने यहां पर इसका कर दिया है वर्ग। क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है। क्लियर। अब देखिए वर्ग करने के पश्चात हमें ज्ञात करना है इसका माध्य का मतलब हो गया औसत मान, और हम औसत मान का एक फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, हमने आप लोगों को बता दिया है कि यदि आपके पास में कोई फलन है f ऑफ t जो कि ज्यावक्रीय यदि फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन होता है, तो इसका औसत मान लेने का फॉर्मूला ये हमारे पास में होता है f ऑफ t dt का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में आ चुका है। तो ये औसत लेने का फॉर्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका औसत मान माध्य मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका औसत मान क्या आएगा, औसत मान हमारे पास में है I का स्क्वायर का ये औसत लेते ही हम इसके ऊपर एक बार का निशान लगा देंगे, बार ऊपर लगाते ही क्या हो गया, ये औसत हो गया है। तो औसत लेने का ये यहां पर f ऑफ t के स्थान पर है I स्क्वायर, तो यहां पर इंटीग्रेशन I स्क्वायर f ऑफ t के स्थान पर क्या है I स्क्वायर, फिर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल T, 0 से कैपिटल T। तो मैंने यहां पर लिमिट भी पुट कर दी है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने औसत के फॉर्मूले में I स्क्वायर पुट कर दिया है, f ऑफ t के स्थान पर क्या पुट कर दिया है I स्क्वायर, यहां पर I स्क्वायर, तो यहां पर भी I स्क्वायर आ गया। और जो लिमिट है, हम औसत मान है प्रत्यावर्ती धारा का जब एक चक्कर कंप्लीट होता है तो उस दौरान औसत मान ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग माध्य मूल मान। तो पहले हमने वर्ग किया, इसका वर्ग करते यह आ गया, और फिर इसका औसत लिया तो यह आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसका हम वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहां से I स्क्वायर की वैल्यू हम समीकरण 2 से इसमें पुट कर देते हैं, या ये रही I स्क्वायर, हमने पहले इसका स्क्वायर भी कर दिया है। तो I स्क्वायर का बार बराबर इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T, I स्क्वायर की वैल्यू है I m का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन 0 से t dt। ये हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया है, I स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। अब देखिए I स्क्वायर का बार यहां से हम Im स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में रह गया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन, यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो देखिए यहां पर t के रेस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपको यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इट मींस यहां पर 1 है, और 1 का t के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, t ही हो जाएगा, 0 से
टी तक इसकी लिमिट है। क्लियर? अब देखिए आई स्क्वेयर का बार आई एम स्क्वेयर अपॉन अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए 0, तो टी माइनस 0 आ चुका है। अब यह है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी है, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है? इसका इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, तो इसको हम कोस टू थीटा वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। देखो हमारे पास में क्या है, फॉर्मूले में आपको बता देता हूं। कोस टू थीटा, कोस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला है। इसे आप याद रखेंगे या आप लोगों को पहले से भी याद होगा। ठीक है, तो यहां से इसको हम क्या लिख दें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस टू थीटा। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं कहां से आए, इसके भी हमने वीडियोज बना रखे हैं। त्रिकोणमिति के अलग से वीडियोज हमने बना रखे हैं, आप सर्च करेंगे हमारे YouTube चैनल पर तो ये वीडियोज भी मिल जाएंगे। सारे फॉर्मूले किस तरीके से प्राप्त होते हैं, इनको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, इसके लिए हमने वीडियोज बना रखे हैं। क्लियर? देखो हमें यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। ये दो भी इधर बट्टे में आ चुका है। अब इधर ध्यान देंगे, देखो आई एम स्क्वायर एज इट इज, और इस बट्टे वाली राशि को हमने लिख दिया टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमारे पास में ये है 0 से कैपिटल टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब हो गया, यहां पर थीटा है, यहां पर है ओमेगा टी, यहां पर क्या है थीटा और यहां पर है ओमेगा टी। तो यहां से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे और जो वहां पर ओमेगा टी है उसके स्थान पर हम मतलब थीटा के स्थान पर ओमेगा टी पुट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 dt, ये आ चुका है। विद्यार्थी यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। वैसे ये 2 थीटा के स्थान पर मैं 2 ओमेगा टी ही पुट कर देता हूं, ओमेगा टी, ये आ गया। क्योंकि यहां पर ओमेगा टी है तो इधर भी क्या आएगा, ओमेगा टी आएगा, तो 2 ओमेगा टी आ गया, बट्टे में ये आ ही गया। अब देखिए यहां पर देखिए आगे देखिए इसको, आई स्क्वेयर का बार बराबर यहां से आई एम स्क्वेयर अपॉन, देखो ये टी तो है ही, ये 2 भी इधर आज बाहर आ जाएगा, तो 2t बाहर निकल गया है। अंदर क्या रह गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इसका हम इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन 0 से t 1 रह गया, तो 1 का हम अलग से कर देते हैं। फिर cos 2 ओमेगा टी, इसको भी हम 0 से लेकर t तक cos 2 ओमेगा टी dt, ये हमें मिल चुका है। इसका इंटीग्रेशन हमने इनको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। ठीक है, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। आई स्क्वेयर का बार इक्वल टू आई एम स्क्वेयर अपॉन 2t 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट है 0 से कैपिटल T तक, फिर माइनस का ये साइन आप देख ही रहे हैं। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा टी, फिर 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करके हम भाग लगा देंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2 ओमेगा टी, और इस 2 ओमेगा टी का करोगे तो 2 ओमेगा, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल T तक। अब हम यहां पर लिमिट्स पुट कर देते हैं। आई स्क्वेयर का बार इक्वल टू
Im स्क्वेयर अपॉन 2t। देखिए स्मॉल t के स्थान पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो देखिए अपर लिमिट t, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट 0। क्लियर? ये मैंने इसमें लिमिट पुट कर दी है। ये माइनस का साइन दिख ही रहा है, 1/2 ओमेगा ये मैंने ले लिया यहां पर बाहर। फिर देखिए हम यहां पर इस स्मॉल डी के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे t, फिर माइनस का साइन लगाकर स्मॉल डी के स्थान पर 0 पुट कर देंगे। तो साइन 2, देखो 2 इस ओमेगा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन t, फिर इस स्मॉल डी के स्थान पर अपर लिमिट t, फिर माइनस, देखो ये वाला तो -1/2 ओमेगा ये तो इसके बाहर पड़ा ही है। क्लियर? ये तो कॉमन आ ही गया। बट जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो स्मॉल डी के स्थान पर ये कैपिटल टी आ गया, फिर माइनस का साइन लगाकर इसमें स्मॉल डी के स्थान पर क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे यहां पर तो पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो माइनस साइन 0 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आई स्क्वेयर का बार चल रहा है Im स्क्वेयर अपॉन 2t, ये यहां से निकल गया। t माइनस 0 कितना हो गया? t माइनस 0 t, t माइनस 0 कितना हुआ? t हो गया 1/2 ओमेगा। t से t कैंसिल हो गया, t से t क्या हो गया? कैंसिल। तो t से t कैंसिल हो गया तो साइन 4 पाई रह गया हमारे पास में, माइनस में साइन 0 रह गया है। देखिए साइन 4 पाई, साइन 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब का मान कितना होता है? 0 होता है। तो साइन 4 पाई का मान 0, साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। 0 में से 0 घटाएंगे 0, तो ये सिर्फ पूरे ब्रैकेट का मान आ गया 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0। तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आ गई 0, इसमें से घटाएंगे तो भी कितना आएगा? ये सारी वैल्यू 0 हो गई तो भी 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? ये 0 है, ये 0 है, तो ये पूरा छोटा ब्रैकेट 0 हो गया। इससे ये राशि गुणा हुई तो ये भी 0 हो गया। यहां पर सिर्फ t रह गया है, यहां पर सिर्फ क्या रह गया? t। तो आई स्क्वेयर का बार इक्वल टू Im स्क्वेयर अपॉन 2t इंटू में कैपिटल t से t कैंसिल हो गया, Im स्क्वेयर अपॉन 2, Im स्क्वेयर अपॉन 2। ये हमारे पास में इसका मान आ चुका है, ये आ चुका है वर्ग माध्य। अब इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे, अंडररूट लेने वाले हैं। यहां से अब इसको हम हटा देते हैं। देखिए लास्ट जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है आपके पास में? आई स्क्वेयर का बार बराबर आ चुका है Im स्क्वेयर अपॉन 2, Im स्क्वेयर अपॉन 2 ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हमें क्या प्राप्त करना है? IRMS बराबर हो गया आई स्क्वेयर का बार का अंडररूट। तो इसका बार का जब अंडररूट करेंगे इसका मतलब हो गया है कि Im स्क्वेयर बटे में 2 का भी आप अंडररूट कर रहे हैं, और जब इसका आप अंडररूट करेंगे कितना आ जाएगा? IRMS इक्वल टू हमें मिल चुका है, इसका अंडररूट करेंगे तो Im, 2 का अंडररूट करेंगे तो अंडररूट 2, ये वाली वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। और 1/√2 कितना होता है? 0.707 ये आ चुका है। ये हमें मिल चुका है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला। वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला 0.707 Im। क्लियर? देखो इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, IRMS इक्वल टू Im का 70.7%, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान का 70.7% IRMS होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है
वो शिखर मान का 70.7% होता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसको आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए। IRMS बराबर होता है IM बट्टे में √2, IM बट्टे में √2, और 1/√2 का जो मान होता है वो होता है 0.707। आप इसको कैसे फाइंड आउट करें? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √2 ऊपर आ गया, बट्टे में नीचे 2 आ गया, √2 का मान होता है 1.414 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.707 आ जाएगा। क्लियर? देखिए, जिस प्रकार से वर्ग मध्य मूल मान की जो धारा आई है उसी प्रकार से VRMS भी होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग मध्य मूल मान सिमिलर तरीके से ही प्राप्त हो जाएगा। Vm बट्टे में √2, इसका मान भी 0.707 Vm के बराबर आ जाएगा। ये जो Vm है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो शिखर मान का 70.7% होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की, और इससे रिलेटेड जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसकी लाभ हानियों की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता। जो धारा प्रवाहित होती है घरेलू परिपथ में वो है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, लेकिन जब उसका हम मापन करते हैं तो वो प्रत्यावर्ती वोल्टता है। इसका मतलब है कि वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है। जैसे कोई हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता आती है वो 220 वोल्ट की आती है। कितने वोल्टेज की आती है? 220 वोल्ट की हमारे घरों में प्रत्यावर्ती वोल्टता आती है। इसका मतलब है कि वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है। 220 वोल्ट का मतलब क्या है? वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होता है। जैसे ये बात की जाए कि हमारे घरों में बहने वाली धारा 2 एम्पियर है। हमारे घरों में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा कितनी है? 2 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये जो 2 एम्पियर है वो IRMS है। IRMS बराबर कितना है? 2 एम्पियर। देखिए, इस चीज को आप अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आएंगे। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक में से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर इस चीज को क्लियर कर लीजिए, यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ हो कि कोई जो विद्युत उपकरण है या जो बल्ब है 220 वोल्ट के ऊपर काम करता है, तो उससे प्रवाहित धारा पूछी जा सकती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो अधिकतम मान है वो हमें पूछा जा सकता है। मैं एक आधा क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस वीडियो में भी करवा दूंगा, पर ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता आती है, और वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होता है। क्लियर? इसी प्रकार से जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रत्यावर्ती धारा, और जो मान होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। क्लियर? तो देखिए, घरों में या घरेलू परिपथ में, घरों में एसी वोल्टता प्रवाहित होती है, और वो है VRMS। कौन सी है? VRMS। एसी धारा वो है IRMS। क्लियर? ये होती है। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि भाई हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो 220 वोल्ट की आ रही है। कितनी वोल्टेज आ रही है? 220 वोल्ट। इसका मतलब ये जो 220 वोल्ट है वो VRMS का मान है। हमारे घरेलू परिपथ में, हमारे घरों में 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा बहती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है? इस लाइन का मतलब समझना। इसका मतलब ये हुआ है दैट इज VRMS
Vrms बराबर है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। क्लियर। अब देखिए, यदि आपको पूछा जाए कि हमारे घरों में बहने वाली धारा का अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान के लिए हम Vrms बराबर क्या जानते हैं? Vrms बराबर जानते हैं Vm बट्टे में √2, Vm बट्टे में √2। तो यहां से Vm बराबर आ गया हमारे पास में Vrms इंटू में √2। Vm बराबर आ गया है, Vrms कितना है? 220, √2 आ गया है। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का जो मान होता है 1.414, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 311.10 आएगा, 311 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रवाहित हो रही है, उसका शिखर मान है 220 वोल्ट की वोल्टता हम कह रहे हैं, उसका अधिकतम मान 311 वोल्ट तक चेंज होता है। देखो समझना, कहने में तो हम कह रहे हैं कि वो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता है, बट उसका अधिकतम जो मान है वो 311 से -311 तक वेरी कर रहा है। +311 से -311 के बीच में इसका मान वेरी करता है, परिवर्तित होता है, धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से चलता रहता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का मापन किन उपकरणों की सहायता से किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूं दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर की। दिष्ट एमीटर जो दिष्ट धारा का मापन करता है, दिष्ट वोल्टमीटर जो दिष्ट वोल्टता का मापन करता है, दिष्ट वोल्टता का मापन करता है। ये जो धारा और वोल्टता है, ये उनके औसत मान मापता है। ये तो मापता है, धारा का मापन करता है, और ये वोल्टता का। और ये दोनों ही जो उपकरण है, इनके औसत मान को मापते हैं। किसको मापेंगे? औसत मान का मापन करते हैं। तो ये देखिए, यदि औसत मान का मापन करेंगे तो इन दोनों की सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। तो इनकी सहायता से मापेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता को, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता 0 आएगी, प्रत्यावर्ती धारा भी 0 आएगी, क्योंकि ये तो औसत मान मापते हैं। और प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। क्लियर। ये जो दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर है, वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। जितनी धारा प्रवाहित होगी, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में उतनी विक्षेपित होगी, तत्पश्चात उसमें उतना ही विक्षेप आएगा। इसलिए ये धारा का औसत मान मापते हैं। धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा है, उसका मापन इनकी सहायता से नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता का मापन करने के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मापन करने के लिए, मापन करने के लिए देखिए किसका प्रयोग करेंगे? करने के लिए तप्त तार, तप्त तार एमीटर एवं तप्त तार वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर का उपयोग हम प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का मापन करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर है, वो धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होंगे? उष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, तार गर्म होगा, और तार गर्म होगा तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, और लंबाई में वृद्धि होगी तो इसमें विक्षेप उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर। ये जो तप्त तार एमीटर है या तप्त तार वोल्टमीटर है, ये तो तप्त तार एमीटर की सहायता से IRMS मापते हैं, ठीक है, और इसकी सहायता से VRMS मापते हैं। क्योंकि ये जो उपकरण है वो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मानों का मापन करते हैं। क्लियर।
ये औसत मान नहीं मापते, क्योंकि औसत मान मापेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वर्ग माध्यम मूल मान मापते हैं। क्लियर? और ये जो उपकरण है वो प्रत्यावर्ती धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करते हैं। वैसे तब तार, एमीटर और वोल्टमीटर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने इनको बता दिया भाई इस तरीके से ये काम करते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे घरों में 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर की। इसका मतलब यह है कि IRMS बराबर हमें 2 एम्पियर दे रखा है। IRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर। हमें धारा का शिखर मान पूछा जाए IM, तो IM बराबर क्या हो जाएगा? देखो IRMS बराबर होता है IM बट्टे में √2। IM बट्टे में √2। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया? IM बराबर IRMS इंटू √2। IRMS की वैल्यू हमारे पास में 2, √2 का मान हमारे पास में 1.414। तो ये आ गया है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 2.828 एम्पियर। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं, इनके हम यहां पर अब चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो धारा होती है उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फायदों की। देखिए विद्यार्थियों, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, पहला जो लाभ है वो क्या है कि इस प्रत्यावर्ती धारा को हम दिष्टकारी की सहायता से, किसकी सहायता से? दिष्टकारी एक उपकरण है रेक्टिफायर, इसकी सहायता से आसानी से एसी से उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सबसे इजी काम है, यदि कोई उपकरण एसी पर काम करता है तो हमारे घरों में एसी आ ही रही है, और यदि कोई उपकरण डीसी पर काम करता है तो उसको इजी तरीके से एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे सही उपयोग में लाई जा सकती है। दूसरा इसका उपयोग क्या है कि इसको हम ट्रांसफार्मर की सहायता से, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको हम ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और उस ट्रांसफार्मर की सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है और अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम कर देता है। तो इसको आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता है, और कम या ज्यादा करने वाला उपकरण कौन सा है? ट्रांसफार्मर है। तीसरा जो लाभ है वो क्या है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होते हैं, जनरेटर या जो मोटर हैं, वो लंबे समय तक काम करते हैं, सस्ते पड़ते हैं, मजबूत होते हैं। देखिए यदि आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यूज में लेते हैं तो वो थोड़ा लंबे समय के लिए काम करेगा, दृढ़ होगा, उनका संचालन भी आसानी से हो जाएगा। जबकि दिष्ट धारा जनित्र बड़ी मुश्किल से काम करता है और लंबे समय के लिए सक्सेस नहीं हो पाते, इसलिए ये प्रत्यावर्ती धारा का ज्यादा फायदा होता है। क्लियर? अब देखिए इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के कमियां क्या है, कुछ नुकसान भी हैं कि हम क्या नहीं कर सकते उसकी सहायता से। देखिए सबसे पहला जो कमी है प्रत्यावर्ती धारा की, हानि कह सकते हैं हम, ये विशेषताएं भी है एक तरीके से। तो देखिए पहला काम तो यही है कि ये दिष्ट धारा की तुलना में ज्यादा घातक होती है। तो दोनों में से खतरनाक कौन सी है? एसी ज्यादा खतरनाक है डीसी की तुलना में। देखो खतरनाक क्यों है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। एसी ज्यादा खतरनाक होती है। एसी क्या होती है? ज्यादा खतरनाक होती है। एसी ज्यादा खतरनाक होती है। एसी
डीसी की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों? जैसे मैं बात करूं कि 220 वोल्ट कि ये तो है VDC और 220 वोल्ट की AC, 220 वोल्ट की AC का मतलब हो गया ये VRMS का मान है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्ट, इसका मतलब वो VRMS है, और VRMS यदि 220 वोल्ट है तो उसका अधिकतम मान हमने आप लोगों को अभी बताया कि प्लस माइनस 311 के बीच में होता है। प्लस अधिकतम 311, न्यूनतम माइनस 311। तो ये तो जो 220 वोल्ट की डीसी है, ये तो इसका मान तो फिक्स है 220 वोल्ट ही होता है, बट इसका मान तो 311 तक बदलता है। तो ये कहने को तो 220 की है, बट इसका मान 311 तक चेंज हो रहा है। तो ये 311 वोल्ट तक का झटका हमें दे सकती है, इसलिए डीसी की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। एसी वोल्टता डीसी वोल्टता की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। क्लियर? इसमें एक है स्किन इफेक्ट, त्वचीय प्रभाव कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो उस चालक के पृष्ठ पर ही प्रवाहित होती है। जैसे स्किन हम जानते हैं कि हमारे शरीर के बाहरी हिस्से पर है, ऊपरी सरफेस पर ही स्किन होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई चालक हम लेते हैं, जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है, तो प्रत्यावर्ती धारा इसके पृष्ठ के ऊपर ही प्रवाहित होती है, इसके पृष्ठ पर ही प्रवाहित होती है। आपने अपने घरों में जो फीडिंग के वायर होते हैं, घरों में जो वायर फीडिंग कर रखी है, बिजली फीडिंग के जो वायर हैं, आपने उनमें देखे होंगे एक जो वायर होता है उसमें भी बहुत सारे पतले पतले वायर्स आपस में मिले होते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो उनके पृष्ठ पर प्रवाहित होती है, इसलिए उससे अधिक धारा प्रवाहित हो, इसके लिए हम जो मोटे वायर की तुलना में बहुत सारे पतले वायर को यूज में लेते हैं। एक जो वायर होता है उसमें भी बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो चालक के पृष्ठ पर प्रवाहित होती है और अधिक धारा प्रवाहित हो सके इसके लिए एक मोटे वायर की तुलना में बहुत सारे पतले वायरों का प्रयोग किया जाता है। इस घटना को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट, कि प्रत्यावर्ती धारा का सिर्फ उसके पृष्ठ पर प्रवाहित होना स्किन इफेक्ट कहलाता है, त्वचीय प्रभाव कहलाता है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की सहायता से विद्युत अपघटन नहीं किया जा सकता, कि कोई मीटर है उसका विद्युत अपघटन हम नहीं कर सकते। जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है और इस पात्र को हमने एक डीसी वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया, तो ये धनावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहां पर जो ऋणावेशित आयन है वो इस पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, धनावेशित इस पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऋणायन और धनायन को अलग अलग किया जा सकता है डीसी वोल्टता से। बट एसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एसी में तो प्रत्येक क्षण के ऊपर धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से जो दिशा है वो लगातार चेंज होती रहती है। तत्पश्चात विद्युत अपघटन पदार्थों का विद्युत अपघटन डीसी वोल्टता की सहायता से नहीं कर सकते, एसी वोल्टता की सहायता से नहीं कर सकते, डीसी वोल्टता की सहायता से ही विद्युत अपघटन होता है। क्लियर हो जाना चाहिए ये भी। अब देखिए एक विद्युत चुंबक का निर्माण भी हम प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती वोल्टता से नहीं कर सकते। विद्युत चुंबक के लिए जो धारा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए, एक ही। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूं, ये हमारे पास में कोई प्रणालिका है और इसमें से वायर इसके ऊपर इस प्रकार से लिपटे हुए हैं, तो इसमें से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होनी चाहिए, इसमें से एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होना चाहिए। यदि डीसी में एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता तत्पश्चात इसमें एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत चुंबक बनाने के लिए डीसी वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। एसी वोल्टेज का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि धारा की दिशा पर प्रत्येक क्षण पर बदलती रहती है, धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से चलती है। तत्पश्चात चुंबकीय क्षेत्र आगे पीछे एक दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होती रहेगी। तत्पश्चात डीसी वोल्टता को ही विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग लेते हैं, एसी वोल्टता की सहायता से विद्युत चुंबक का निर्माण नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, इसके साथ में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी यहां पर
आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।